नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था सौर मंडल के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं। फिर हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर के बारे में, और हमने स्टडी किया था अवान्तर ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स के बारे में, उल्का तथा उल्काश में यानी कि मेटर्स एंड शूटिंग स्टार के बारे में, और साथ ही हमने स्टडी किया था पूच्छल तारे या धूमकेतु जिसे हम कॉमेट्स कहते हैं उसके बारे में। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हम स्टडी करेंगे उपग्रह के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे उपग्रह होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने ग्रहों का रिवॉल्यूशन करते हैं, अपने ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, और साथ ही ये सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। जैसे ये सन है और सन की परिक्रमा करता है कोई एक ग्रह, तो जो इसका उपग्रह होगा वो अपने प्लैनेट का भी रिवॉल्यूशन करेगा, और साथ ही साथ वो सन का भी मूवमेंट, सन के चारों ओर भी घूमता है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, रोटेशन और रिवॉल्यूशन में फर्क होता है। देखिए, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे रोटेशन मतलब होता है अपनी ही जगह पे मूवमेंट करना, जैसे कि अर्थ है तो ये अपनी ही जगह पे रोटेशन कर रही है, लेकिन जब ये ऐसे रोटेशन करते करते जब ये पूरा सन के चारों ओर घूमती है उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। रोटेशन से क्या होता है कि डे और नाइट, जो हमारा दिन और रात होती है उसके कारण होता है रोटेशन के कारण, और रिवॉल्यूशन के कारण जब वो चारों ओर घूमती है सन के, उसके कारण हमारे सीजन चेंज होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना समर सीजन, विंटर सीजन, तो ये जो सीजन जो चेंज होते हैं वो रिवॉल्यूशन के कारण होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे ये उपग्रह होते हैं तो ये अपने ग्रह की भी परिक्रमा करते हैं, साथ ही क्या करते हैं, ये सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और सब ग्रह के अपने किसी के ज्यादा होते हैं, किसी के कम उपग्रह होते हैं। ये था एक पॉइंट। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जैसे ग्रह होते हैं हमारे प्लैनेट्स होते हैं, तो इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है ना, तो ये किससे चमकते हैं, ये जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है प्लैनेट्स पे तभी ये शाइन करते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारे ये उपग्रह होते हैं ये भी शाइन कैसे करते हैं, जब सूर्य की किरणें उन पर पहुंचती हैं तभी ये शाइन करते हैं। इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ना ही प्लैनेट्स की ना ही सैटेलाइट्स की अपनी कोई भी लाइट नहीं होती है। ये सूर्य की जो ऊर्जा होती है, सूर्य की ऊर्जा से ये गर्म होते हैं और उसके प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं, उसकी लाइट से ये प्रकाशित होता है। ठीक है, अब देखिए, जो हम मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे तो कुछ जो उपग्रह होते हैं हमारे, तो कुछ उपग्रह कैसे होते हैं कि जिस डायरेक्शन में उनके अपने प्लैनेट्स रोटेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो हमारी अर्थ है तो अगर ये रोटेशन कर रही है इस दिशा में तो उसका उपग्रह भी उसी दिशा में करता है मूवमेंट। लेकिन कुछ ऐसे उपग्रह भी होते हैं कि जो अपने प्लैनेट्स के अपोजिट साइड में मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट करते हैं मतलब जैसे ये घूमते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जुपिटर है, जुपिटर का जो अपना होगा उपग्रह, जैसे मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, तो जो इसका उपग्रह होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, यानी कि ये इस दिशा में घूम रहा है और वो उस दिशा में, मतलब कि उसके अपोजिट साइड में घूमता है। ठीक है, तो ऐसी जो हमारा जैसे जो 10 ग्रह है, जो 10 उपग्रह है, उनकी पहचान की गई है जो अपने ग्रह की प्रतिकूल दिशा में यानी कि अपोजिट साइड में मूवमेंट करते हैं। जैसे कि जुपिटर के 4 होते हैं उपग्रह, सैटर्न का 1, यूरेनस के 4 होते हैं, और नेपच्यून के 1 होते हैं। ठीक है, तो ये कितने टोटल हो गए, 4 4 8 + 1 9 + 1 10, यानी कि ये 10 ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो अपने ग्रह के प्रतिकूल दिशा में मूवमेंट करती है। ठीक है, तो ये था हमारा उपग्रह के बारे में। अब जो है हम बात करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। अभी तक जैसे कि हमारा चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास यानी कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, तो अलग अलग जोग्राफर्स ने अपनी अलग अलग धारणाएं दी थी, अलग सिद्धांत दिए थे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो सबके अलग अलग सिद्धांत थे उनको भी कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग जो हमारे विद्वान थे, आप कह सकते हैं जोग्राफर्स थे, तो उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में यानी कि हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग अपने सिद्धांत दिए थे, तो उनको भी कैटेगराइज किया गया है। तो देखिए, जो पहला है हमारा एक तारकीय अद्वैतवादी सिद्धांत।
तो इसके अंतर्गत उन लोगों को सम्मिलित किया गया है जिन्होंने माना कि सौर मंडल की और हमारी जो पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई है वो केवल एक तारे से हुई है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं हमारे? बफर, कांट, लाप्लास, हर्शेल, रोशी और लोकेयर। ये वो भूगोलवेत्ता है जिन्होंने माना कि जो हमारे सौर मंडल की जो उत्पत्ति हुई है वो केवल एक तारे से हुई है। द्वितारक सिद्धांत, या जिसे हम द्वैतवादी सिद्धांत भी कहते हैं, तो इन्होंने क्या माना कि जो हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है वो दो तारों से हुई है। तो इसके अंतर्गत आते हैं हमारे चैम्बरलिन व मोल्टन, जेम्स जीन्स और जेफरे तथा रसेल। ये वो जोग्राफर्स हैं जिन्होंने माना कि सौर मंडल की अर्थात पृथ्वी की जो उत्पत्ति, हमारे ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है वो दो तारे से हुई है। आधुनिक जो सिद्धांत की बात करें तो जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो उसके बाद जो नए नए आविष्कार हुए, नई जानकारियाँ मिली, तो उसके बेसिस पे जो नए सिद्धांत बनाए गए, नए जो न्यू थ्योरीज आई, तो उस पर डिपेंड वो मतलब जो नए नए आविष्कारों पर, जब हमारा नए आविष्कार हुए, नई नई जानकारियाँ हुई, तो उसके आधार पर जो नए सिद्धांत बनाए गए उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। जैसे कि डॉक्टर आफिंग का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और ऑटो शिम्ट का सिद्धांत। आई रिपीट, ठीक है, सभी जोग्राफर्स के अपने अलग अलग मत थे। कोई बोलता था एक तारे से हुई, कोई कहता था दो तारे से हुई हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया है कि जो सबके अलग अलग थ्योरीज थी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, जो अलग अलग जोग्राफर्स के अपने सिद्धांत थे, तो उनको कैटेगराइज कर दिया गया है एक तारक सिद्धांत में, जिसे हम अद्वैतवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इनका क्या माना था कि जो हमारा सौर मंडल है, हमारी जो पृथ्वी, इसकी उत्पत्ति किससे हुई? केवल एक तारे से हुई है। लेकिन जो हमारे द्वितारक या द्वैतवादी सिद्धांत थे, तो इसके अंतर्गत उन विद्वानों को सम्मिलित किया गया है जो ये मानते थे कि सौर मंडल की जो उत्पत्ति हुई है वो दो तारों से हुई है। और आधुनिक सिद्धांत का क्या है कि जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसके बाद जो हमारे विज्ञान के क्षेत्र में इतने विकास हुए, नई नई जानकारियाँ मिली, तो उसके बेसिस पे जो हमारी थ्योरीज बनाई गई हैं, तो उन थ्योरीज को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब जो एक तारक की जो सिद्धांत के समर्थक कौन कौन थे? हमारे बफन थे, कांट थे, लाप्लास, हर्शेल, रोशे और लोकियर थे। इनका क्या मानना था कि ये एक तारे से हुई है हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति। जो चैम्बरलिन और मोल्टन थे, जेम्स जीन्स और जेफरे तथा रसेल, इनका मानना था कि हमारे सौरमंडल की जो उत्पत्ति हुई है वो दो तारे से हुई है। और आधुनिक सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत है? डॉक्टर ऑफेन का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और ऑटो शिम्ट का सिद्धांत। और भी एक दो सिद्धांत है, मैंने सारे नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ये इनको कैटेगराइज किया गया था। अब हम बात करेंगे कांट की वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। तो ये कहाँ के थे शास्त्री? ये जर्मन के थे भूगोल शास्त्री। ठीक है, जर्मन के थे। इन्होंने 1755 में, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, 1755 है ना, 1755 में अपना ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसमें इन्होंने क्या बताया था कि पहले हमारा जो ब्रह्मांड था, इसमें ये सभी जो कण थे ना, कि सभी मान लीजिए ये कण है, कोई भी छोटे छोटे से कण है, ये सभी ऐसे पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए थे। इनमें कोई भी स्पीड नहीं, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं था, ये अपनी जगह पे थे। ठीक है, अचानक से क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हुआ कि ये जो कण थे ना, कि आपस में टकराए और इनसे हीट हुई। ठीक है, हीट उत्पन्न हुई। पहले कुछ नहीं था, पहले क्या था कि ये सारे कण जो थे पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, और उसके बाद क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो कण थे, ये कण जो है ये आपस में, ये जो कण थे छोटे छोटे से कण थे, ये आपस में टकराए, और टकराने से क्या हुआ, इनमें हीट उत्पन्न हुई, यानी कि ताप उत्पन्न हुआ और ये गति करने लग गए। ठीक है, ये किसने कहा? ये कांट ने, जो अपनी वायव्य राशि परिकल्पना दी है, इसमें इन्होंने बताया। अब जब ये घूमने लगे ना, तो घूमते घूमते क्या हुआ, इनकी स्पीड भी बढ़ने लगी, इनका आकार भी बढ़ने लगा। यानी कि जो निहारिका, आपने निहारिका एक वर्ड सुना होगा जिसे हम नेबुला बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो क्या होता है, वो धूल के, वाष्प के, उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, तो उसके पूरे बादल होते हैं। ठीक है, तो घूमते घूमते ये बहुत बड़े से नेबुला के रूप में हुए। अब ये बढ़ने लगे, और क्या हुआ, जब ये बढ़े तो उनकी स्पीड भी बढ़ने लगी, और इसमें एक अपकेंद्रीय बल लगा।
जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है। तो ये जो इसका मध्यवर्ती भाग था तो वो फैलने लगा, वो बाहर की तरफ उस पर उभार होने लगा। और फिर क्या हुआ, जब ये मूवमेंट करता रहा तो एक समय ऐसा आया कि इससे एक अंगूठी के समान एक छल्ला बाहर निकल गया। ये जो पूरा नेबुला था ये खूब तेजी से घूम रहा था, बढ़ रहा था, और इसमें अब केंद्रीय बल लग रहा था, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था केंद्र से बाहर की ओर। तो ये मतलब इसका उभार आने लगा, और घूमते घूमते क्या हुआ, एक समय में जैसे हमारी अंगूठी होती है ना, रिंग होती है हाथ में पहनने वाली रिंग, ठीक है, उसी तरीके से एक अंगूठी के समान इससे एक छल्ला बाहर निकला, ठीक है। और इस छल्ले से भी क्या हुआ कि 9 ग्रह निकले, ठीक है। पूरे कितने 9 ग्रह जो थे वो निकल गए। इन्होंने बताया 3 3 6 7 8 9, ठीक है। इन्होंने बताया कि एक छल्ला निकला, और फिर क्या हुआ कि पहले एक छल्ला निकला, उसके बाद 9 ग्रह निकल गए। तो जब ये ग्रह जो थे ये अलग अलग, ये पहले बहुत पास पास थे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, थोड़ा संकुचन हुआ, थोड़ा दूर हुए, और फिर इन्होंने बताया कि ये अपनी ही जगह पे क्या हुआ, ठंडे होने लगे और ग्रहों का निर्माण हुआ। और इन्हीं से, जब ये ठंडे हो रहे थे तो इन्हीं से कुछ पदार्थ बाहर निकला जिससे इनके उपग्रहों का निर्माण हुआ। आई रिपीट, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि पहले ब्रह्मांड में सभी जो कण थे, ठीक है, छोटे छोटे से जो कण थे वो सभी ऐसे बिखरे हुए थे, और फिर उसमें क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आपस में टकराए, टकराने से इनमें हीट उत्पन्न हुई, यानी कि ताप उत्पन्न हुआ, और ये घूमने लगे। घूमते घूमते क्या हुआ कि ये एक निहारिका के रूप में, एक बड़े से पिंड के रूप में, निहारिका क्या होती है, गैस के, धूल के, वाष्प के बादल होते हैं। तो ये सब क्या हुआ, बहुत बड़े आकार में ये बढ़ता गया, इसकी स्पीड भी बढ़ती गई, और अब केंद्रीय बल भी लगता गया, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता गया, जिससे घूमते घूमते एक समय ऐसा आया कि इसी से, जो ये नेबुला था, इससे एक पार्ट अलग निकला, छल्ले के रूप में एक अलग सा पार्ट निकला, और इसी प्रकार से 9 जो ग्रह थे वो निकले, और 9 ग्रह निकले। अब जब ये 9 ग्रह निकले ना, तो ये धीरे धीरे अपनी जगह पे ठंडे होने लगे। जब ये ठंडे हो रहे थे तो इनसे भी कुछ पदार्थ बाहर निकला जो इनके उपग्रह बने, सैटेलाइट्स बने, ठीक है। और ये धीरे धीरे ठंडे होने लगे और ये ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए, और जो इनसे बाहर निकला था पदार्थ उससे उपग्रह बने। तो ये किसकी थ्योरी थी, ये थी कांट की। अब इसकी आलोचना भी हुई। आप जानते हैं सबके मत एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ कमियां भी होती हैं हमारे सिद्धांत में। तो आप देखिए इसमें आलोचना क्या हुई। आलोचना ये हुई कि आपने ये चीज़ देखी होगी, ये तो एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, कोई चीज़ बड़ी होगी, आप 2 बॉल ले लीजिए, एक छोटी बॉल ले लीजिए, एक बड़ी सी बॉल ले लीजिए, जब आप उसको घुमाएंगे तो जो छोटी वाली बॉल होगी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो बड़ी वाली होगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, उसका जो वेट होगा उसकी छोटी बॉल के कंपैरिजन में भी ज़्यादा होगा, तो उसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी। इन्होंने क्या बताया कि स्पीड भी बढ़ रही है, साइज भी बढ़ रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। या तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो साइज घटेगा, साइज घटेगा तभी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और अगर साइज बढ़ रहा है तो स्पीड घटेगी, यानी कि दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव का रिलेशनशिप होता है स्पीड में और साइज में। साइज अगर बढ़ रहा है तो स्पीड घट रही है, और साइज घट रहा है तो स्पीड बढ़ेगी। इन्होंने क्या बताया कि मूवमेंट हो रहा है वो बहुत तेजी से, मतलब कि उसका साइज भी बढ़ता जा रहा है और स्पीड भी बढ़ रही है। तो एक तो आलोचना इनकी इस बेसिस पे हुई। दूसरा, जो एक हमारा कोणीय संवेग एक सिद्धांत है, कोणीय संवेग का सिद्धांत है, ठीक है। तो उस सिद्धांत के अनुसार क्या था, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सिद्धांत है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग सुरक्षा सिद्धांत, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, इस थ्योरी के अनुसार, ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार क्या है कि अगर कोई चीज़ आपस में टकराती है, ठीक है, कि कोई गतिहीन चीज़ है, मतलब कि कोई मूवमेंट नहीं है किसी चीज़ में, और अगर वो आपस में टकराती है तो उससे स्पीड नहीं आती, मतलब कि वो घूमने नहीं लग जाती कोई चीज़, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था कि जब
वो जो कण थे जब वो आपस में टकराए, हीट भी हुई और वो मूवमेंट करने लगे। लेकिन जब इसकी आलोचना हुई तो जो हमारा कोणीय संवेग सुरक्षा सिद्धांत है इसके अनुसार क्या है कि कोई भी चीज़, कोई गतिहीन चीज़ जब आपस में टकराती है तो उससे मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, कि वो इतनी तेज़ी से घूमने लग जाए। तो इस चीज़ पे इनकी आलोचना हुई थी। और एक तो आलोचना वही थी कि साइज बढ़ने से हमेशा स्पीड घटती है, ना कि बढ़ती है। तो इस आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना हुई थी। तो इस सिद्धांत को रद्द कर दिया गया था, मतलब कि इसे अमान्य घोषित कर दिया गया था। इसी प्रकार से हमारे और भी सिद्धांत हैं और भी परिकल्पनाएं हैं, जैसे कि लाप्लास का भी पढ़ेंगे हम, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना इनफ है। सो अगर आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।